नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्राची ओझा। आज धरा क्लासेस के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी की स्टडी करेंगे, जिसमें कि कल हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। कल हम लोग का स्ट्रक्चर छूट गया था, बाकी तो पढ़ लिया था हम लोगों ने। तो आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। इससे आपको पूरी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले हम जो सेल है 2 टाइप में डिवाइड हुई है। ये न्यूक्लियस के बेस पे डिवाइड हुई है। एक में होता है आपका ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल तो दोनों में चाहे डीएनए होगा या आरएनए होगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल होगा वो आपके साइटोप्लाज्म में ही बिखरा हुआ होगा, और जो यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल होगा वो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्रोमोसोम में होगा। और मतलब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच की एक सेल होती है जिसे मेसोकैरियोटिक सेल होती है। उसका कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है। वो सेल केवल एल्गी में पाई जाती है। कुछ एल्गी हैं जिनमें मेसोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो मेसोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। डीएनए उसका बिखरा हुआ होता है। उसमें जो मेसोकैरियोटिक सेल होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। तो सबसे पहले हम आते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल पे। तो इसमें देखते हैं हम फ्लैजेला पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन तो होती है, इसकी सेम ही होती है मेम्ब्रेन। इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें सेल ऑर्गेनल्स केवल एक ही टाइप का पाया जाता है, जो कि राइबोसोम होता है। और राइबोसोम ये इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। तो और फिर उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन होती ही है। इसका अपना साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में इसका डीएनए जो होता है वो बिखरा हुआ होता है। इसमें विलाई पाई जाती हैं जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। फ्लैजेला होता है। ये जो बिल्लाई होती हैं ये इसको अटैचमेंट में हेल्प करती हैं, और जो फ्लैजेला होता है ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। लोग जैसे अब बैक्टीरिया वगैरह हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तो उनको मूव करने में फ्लैजेला उनका हेल्प करता है। तो ये आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया प्रोकैरियोटिक सेल में। ये कोई बहुत टफ नहीं है, आप बना सकते हैं। जो हमने देखा तो 11th की एनसीईआरटी में जो फिगर था वो थोड़ा टफ था। फिगर एक ही है सारा, लेकिन बस उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर मैंने बदल दिया है। बाकी सेल और ऑर्गेनल सब सेम ही है। तो अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो बाहर से बाइंड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। और जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी स्टडी हम अलग से करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ बता दे रही हूँ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। तो जिससे कुछ मिनरल्स और जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो सेल से अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, क्योंकि जो कुछ एलिमेंट होते हैं जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं जो प्रोटीन सॉल्युबल होते हैं। तो इससे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी परमेबिलिटी बनी रहती है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बताऊंगी। तो जो इसमें प्रोटीन होता है वो बाइंडेड होता है। जो इसमें लिपिड होता है, लिपिड जो होता है वो बाई मॉलिक्यूलर लेयर में होता है। कुछ ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर मैं बता दे रही हूँ, जिससे आपको एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस समझ में आएगा। वैसे समझ में नहीं आएगा। आप लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल देख लिया है, तो मैं इसे मिटा दे रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हट जाऊँ मैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इसमें छेड़छाड़ करूँ। आप जो एक्सोसाइटोसिस, अगर मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल नहीं बताऊंगी तो समझ में नहीं आएगा एक्सो और एंडोसाइटोसिस। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता देती हूँ। अलग से इसकी स्टडी हमें करनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो एक छोटा सा कट ऑफ आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर होती है, जिसमें कि प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं। ये आपका लिपिड मॉलिक्यूल हो गया जो कि बाइलेयर होता है, जिसमें हेड और टेल पाया जाता है। जो इसका हेड होता है वो
हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और जो इसकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। मतलब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वाटर लविंग और नॉन लविंग को बोलते हैं। इसमें आपका जो प्रोटीन होता है वो धसा हुआ होता है, पेन ही नहीं चल रहा। जैसे ये आपका प्रोटीन हो गया, तो कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रोटीन में सॉल्युबल होते हैं, कुछ होते हैं जो आपकी लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। तो इससे मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बन जाती है। तो अब जब ये जो प्रोटीन सॉल्युबल होंगे वो प्रोटीन से आप जा सकते हैं, मतलब क्रॉस कर सकते हैं। तो इससे आपकी आसानी से एक्सो और इंडोसाइटोसिस हो जाएगी, है ना। और जो लिपिड सॉल्युबल होंगे वो आसानी से लिपिड के साइड से इंडो और एक्सोसाइटोसिस कर लेंगे। तो आपको एक्सो और इंडोसाइटोसिस पता चल गई होगी। एक्सोसाइटोसिस यानी एक्सोसाइटोसिस को हम एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि सेल से बाहर निकलना। जैसे हमारे सेल से हम लोग पलटी करते हैं, तो एक हिसाब से हम बोल सकते हैं सेल की पलटी को एक्सोसाइटोसिस। और इंडोसाइटोसिस ज़्यादा कुछ खाना, तो उसे हम इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल से आप लोग को पता चल गया होगा एक्सो और इंडोसाइटोसिस। तो अब हम लोग आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स पे। डस्टर, ये आप लोग ने एक्सो और इंडोसाइटोसिस शॉर्ट नोट आता है एक्सो और इंडोसाइटोसिस, तो इसीलिए मैंने इसको स्पेशली बता दिया है एक्सो और इंडोसाइटोसिस। ये जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे तो फिर से इसकी स्टडी करेंगे हम लोग और अच्छे से, ठीक है। ये और फिर आपकी ये जो माइक्रोबिल्लाए होती हैं ये भी अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। अब जैसे माइक्रोबिल्लाए कुछ जैसे आपकी इंटेस्टाइन की सेल हो गई, तो इंटेस्टाइन की सेल में उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए माइक्रोबिल्लाए होती हैं, जिससे कि आपका फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है। क्योंकि अब देखिए जैसे ये एक फ्लैट है तो इसका सरफेस एरिया बहुत कम हो गया। अगर हम इसको थोड़ा फोल्डेड कर देते हैं तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो होता है इंटेस्टाइन का वो सरफेस एरिया से ही होता है, तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसीलिए सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए कुछ सेलों में माइक्रोबिल्लाई का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें मैंने दिखा दिया है माइक्रोबिल्लाई का फॉर्मेशन, जिससे मुझे हर एक ऑर्गेनल्स की सेल अलग अलग ना बनानी पड़े। डेस्मोसोम, ये भी सेल कनेक्शन होता है, सेल टू सेल जोड़ने के लिए डेस्मोसोम का फॉर्मेशन होता है। आपकी जो सेंट्रियोल होता है, जो आपका सेंट्रियोल होता है वो सेल डिवीजन के टाइम में जो आपकी स्पिंडल रेज होती हैं। जैसे सेल डिवीजन के टाइम में जो आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो स्पिंडल रेज का फॉर्मेशन होता है आपके जो सिस्टर क्रोमेटिन होते हैं उसको अलग करने के लिए, तो उसमें आपका सेंट्रियोल हेल्प करता है। तो ये सेंट्रियोल हो गया आपका। लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम को कहते हैं हम लोग, मतलब ये जो लाइसोसोम होता है ये जो जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका डेथ हो चुका है, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया डेथ हो चुका है तो उसको रिमूव करने के लिए या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो क्या बताऊँ, जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वो आपका लाइसोसोम होता है, जिससे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया या अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स जो सेल में खराब हो चुके हैं वो सही हो जाते हैं। फिर आपका ये सेंट्रियोल हो गया, सेंट्रियोल मतलब आपको सेल डिवीजन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका लाइसोसोम हो गया, जिस लाइसोसोम को हम बोलते हैं डेड बॉडी भी सेल बोलते हैं, मतलब ये सेल। और लाइसोसोम हो गया आपका, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है आपका लाइसोसोम में, जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिस्ट जैसे पच सकता है, जैसे हम लोग का भोजन ना वैसे ये पचा देता है। और फिर आपका हम लोग आते हैं, ये आपका डेस्मोसोम हो गया। हम लोगों ने डेस्मोसोम को पढ़ा, हम लोगों ने माइक्रोबिल्लाई को पढ़ा, हम लोगों ने इंडोसाइटोसिस को पढ़ा, एक्सोसाइटोसिस को पढ़ा, हम लोगों ने सेंट्रियोल को पढ़ा, लाइसोसोम को पढ़ा। अब हम लोग आते हैं क्रोमोसोम के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी जो होता है उसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। ये जो होता है ट्रांसपोर्ट, जैसे अब ट्रैफिक पुलिस सेल क्या करता है, रोड पे ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, जब ट्रैफिक लग जाता है तो उनको हटाने के लिए जो
पुलिस काम करते हैं, उसे ट्रैफिक पुलिस करते हैं, तो ऐसा गोल्जी बॉडी भी होता है। जब सेल में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है या किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तब आपका गोल्जी बॉडी सेल एंडोसाइटोसिस के माध्यम से उसे अंदर लाने में या एक्सोसाइटोसिस के माध्यम में उसे बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इसीलिए गोल्जी बॉडी को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो आपका गोल्जी बॉडी हो गया। और फिर गोल्जी बॉडी से मतलब गोल्जी बॉडी तो हो ही गया। अब गोल्जी बॉडी से ही निकल के इसके टाइप ऑफ गोल्जी बॉडी में आपका 3 टाइप का होता है। सिस्टर्नी होती है, बैस्किल्स होती हैं, टिब्यूल्स होते हैं आपकी गोल्जी बॉडी में। तो अब धीरे धीरे करके इसका एक सिस फेज होता है, ट्रांस फेज होता है। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी अभी अलग से, अभी तो बस सेल की स्टडी कर रहे हैं। तो फिर वैक्यूल हो जाएंगी जो आपकी एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करेंगी। ये जो वैक्यूल होंगी इसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट होगा जो आपकी एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करेंगी, जैसे जो कि किसी अदर सेल में ज़रूरी होगी, या अगर नहीं ज़रूरी होगा तो यहाँ फॉर्मेशन होगा। अगर इसी सेल के अंदर ही होगा तो अंदर ही होगा। और अगर किसी दूसरी ये जो एलिमेंट या मिनरल जो कुछ भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जैसे कोई एंजाइम या हार्मोन कुछ भी बन रहा है सेल के अंदर, और अगर इसकी ज़रूरत किसी दूसरे सेल में है, जैसे कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड हार्मोन सिक्रीट करती है तो थायरोक्सिन में आता है, तो ऐसे ही ये वेसिकल्स के माध्यम से, ये एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से अलग सेल में जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी करता है। तो आपका गोल्जी बॉडी हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने देख ही लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपकी हो गई है ना। और फूड वैक्यूल जैसे अब सेल को खाने की ज़रूरत होती है, तो उसमें ये फूड वैक्यूल भी आपका यही गोल्जी बॉडी ही फॉर्म करता है। तो ये आपका फूड वैक्यूल भी हो गया, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, गोल्जी बॉडी हो गया। अब हम आते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस जो होता है वो बाइलेयर होता है। इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आपके न्यूक्लियस में भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं। अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस की। जो न्यूक्लियस होता है वो उसमें पोर होते हैं ना, जिससे कि आपका जेनेटिक मटेरियल अंदर या बाहर, मतलब जो भी एसेंशियल एलिमेंट होंगे जैसे हिस्टोन प्रोटीन वगैरह, वो डायरेक्टली न्यूक्लियस में ही तो फॉर्म होंगे नहीं। अगर जैसे अब डीएनए है आपका सेल के अंदर, तो उसे इंफॉर्मेशन जो होगा सेल के बाहर भी ले जाना होगा। तो ले जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए, तो रास्ता आपका जो होता है वो न्यूक्लियर पोर होता है। यहाँ पे लिखा नहीं है, न्यूक्लियर पोर लिख लीजिएगा। ठीक है, न्यूक्लियर पोर होता है जो कि आपके एक्सपोर्ट में हेल्प करता है। जैसे डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल जो हो गया, वो आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हेल्प करता है सेल की। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियर पोर, जो कि बहुत छोटा सा होता है, लमसम 1 माइक्रोन का शायद होता है। और फिर जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं, इसी से ही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होता है। और एक बात बताऊं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन होता है ना। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन होता है। और जब आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी ही नहीं अटैच होते हैं, ये जो राइबोसोम होते हैं आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी अटैच हो जाते हैं। कभी कभी स्पेस नहीं मिलता है, आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें वैसे ही बिखरे रहते हैं साइटोप्लाज्म में। इसमें भी साइटोप्लाज्म में होते हैं आपके राइबोसोम, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको बैठने का स्पेस मिल जाता है, जैसे आपको चेयर मिल जाए, कुछ मिल जाए बैठने के लिए, तो उस पर बैठ जाएंगे। वैसे ही ये राइबोसोम को मिल जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो उस पर बैठ जाता है। तो जब ये जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे आपका राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठ गया, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना कह के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि खुरदुरा हो जाएगा जब इस पर राइबोसोम अटैच हो जाएगा, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो खुरदुरा हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं।
RER, शॉर्ट फॉर्म में इसको RER बोलते हैं। और जिस पे राइबोसोम अटैच नहीं होता है, वो स्मूथ होता है, वो खुरदुरा नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं ER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, SER। शॉर्ट फॉर्म होता है इसका SER, इसका RER। और फिर इसके अंदर जो जैसे आपके सेल के अंदर जो तरल होता है, जो लिक्विड होता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियर प्लाज्म में आपका प्रोटीन होगा, हिस्टोन प्रोटीन होंगे, DNA होंगे। पहले जब जो आपका न्यूक्लियस होता है वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन जब करता है, जब उसको डिवीज़न मतलब सेल डिवाइड होगी तभी वो आपके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। वैसे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो आपका जेनेटिक मटेरियल चाहे DNA हो या RNA हो, मैक्सिमम यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA ही होता है, वो DNA ही होता है। तो ये जो होता है आपका साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। और इसमें न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस, हाँ, जो आपका न्यूक्लियोलस होता है इसका एक मेन वर्क होता है आपके राइबोसोम के फॉर्मेशन में न्यूक्लियोलस हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पे राइबोसोम का फॉर्मेशन होगा तो उसके एक्सपोर्ट में, क्योंकि राइबोसोम को न्यूक्लियर प्लाज्म से बाहर जाना है, तो उसके जाने के लिए जो रास्ता होगा, इसीलिए आपका न्यूक्लियर पोर होता है कि ये जो राइबोसोम बन रहा है वो सेल के बाहर जाता है, सेल के बाहर जाएगा, उसको पास में ही स्पेस मिल जाएगा, फटाक से आके आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठ जाएगा। तो इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, न्यूक्लियर पोर होगा। और फिर न्यूक्लियोलस में जो प्लाज्म होगा, जो लिक्विड होगा, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, जिसमें कि आपका न्यूक्लियोलस होगा और आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगा, ये सब होंगे। फिर उसके बाद में हम अब स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, बैटरी ऑफ द सेल, इसका कॉमन नेम होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें जो कि एनर्जी के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। सेल के अंदर जो एनर्जी बनती है उसको ATP बोलते हैं। और एक मेन बात, जो आपका यहाँ पे राइबोसोम होता है, मेन डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। जो आपका यहाँ पे राइबोसोम होगा, राइबोसोम कहाँ लिखा है, हाँ, जो आपका राइबोसोम होगा यहाँ पे ATS टाइप का राइबोसोम होगा, ठीक है। जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होगा वो आपका ATS टाइप का होगा। और जो आपके यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होगा वो ATS टाइप का होगा। और जो आपके यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होगा वो 70S टाइप का होता है। इसमें एक मेन डिफरेंस होता है, राइबोसोम तो दोनों में होते हैं, बट जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। दिस इज अ मेन डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। एंड जो आपका यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो ATS टाइप का होता है। अब याद करने के लिए ये जानिए कि आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो छोटी होती है, जो आपके यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होगा वो ATS टाइप का होगा। दिस इज अ मेन डिफरेंस ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होगा वो आपका 70S टाइप का होगा। अब याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं, जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो काफ़ी टफ होता है इसका स्ट्रक्चर बनाने में भी। इसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी होता है। तो जब कॉम्प्लेक्स होगा तो 80 वैसे भी कॉम्प्लेक्स है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल है उसका राइबोसोम जो होता है ATS टाइप का होता है। और क्योंकि आपकी जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल हैं इसका जो राइबोसोम होगा वो 70S टाइप का होता है, क्योंकि ये सेल जो होती है स्मॉलेस्ट होती है। कहने में तो ये सेल होती है छोटी, बट इसका वर्क जो होता है वो काफ़ी एडवांस टाइप का होता है। जैसे आपके कोरोना आपने देखा होगा, वो एक प्रोकैरियोटिक सेल ही था, उसमें 70S टाइप का ही राइबोसोम रहा होगा। लेकिन इन लोग के क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल बहुत जल्दी चेंज होता है, तो इसमें इन लोग की डिफेंस पावर या मतलब चेंज करने का तरीका इनमें बहुत फास्ट होता है।
तो ये एक मेन डिफरेंस हो गया आपका आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। अब मेरे हिसाब से तो कोई सेल ऑर्गेनेल्स बच्चा नहीं है। वैसे हम लोगों ने माइक्रोबिलाई भी देख लिया, इंडोसाइटोसिस भी देख लिया, इंडोसाइटोसिस भी देख लिया, एक्सोसाइटोसिस भी देख लिया हम लोगों ने, फूड वैक्यूल भी देख लिया, वेसिकल्स भी देख ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देख लिया, गॉल्जी बॉडी भी, न्यूक्लियस भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी, न्यूक्लियर पोर भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, राइबोसोम भी, न्यूक्लियोप्लाज्म भी, क्रोमोसोम भी, लाइसोसोम भी, सेंट्रियोल भी। हम लोगों ने मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नहीं, मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट नहीं, पूरी सेल ही कंप्लीट हो गई। हाँ, एक मेन बात, इसमें साइटोप्लाज्म होता है पूरे सेल में बिखरा हुआ आपका। ये वाइट जो समझ रहे हैं आप, इसको साइटोप्लाज्म मान लीजिए। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया आपका। तो ये आपने स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया था। और एक चीज़ मैं बताऊं, जो आपका ये कोई बताता नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, जो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म जो था वो दिया था आपके डार्लिंगटन ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। नीट में ये क्वेश्चन आया भी था। ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल टर्म किसने दिया था, तो डार्लिंगटन ने दिया था। और फिर जो जैसे अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच की जो मिडिल यूनिट होती है, जिसको हम लोग मीजोकैरियोटिक बोलते हैं, मीजोकैरियोटिक सेल, जो ये टर्म था, ये काफ़ी बार नीट में पूछा गया। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना है तो इसको दिया था, ठीक है, डाल्टन ने दिया था मीजोकैरियोटिक सेल। और जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल था वो ये दिए थे आपने। मैंने डिफरेंस तो आप लोग बता ही दिया है। अगर आपको डिफरेंस और रिटर्न करके मैं दे दूं, लेकिन बोल तो दी हूँ, आप लोग लिख सकते हैं साथ में। तो बुक होगी तो उसमें रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस आता है। स्ट्रक्चर आप बना देंगे तो नंबर आपको बढ़िया मिलने वाला है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का। कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस को अच्छे से, पूरे न्यूक्लियस को हम पढ़ेंगे अच्छे से, इसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वर्क क्या होता है सेल में, अच्छे से हम लोग न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा बुक में, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे मेरा भी थोड़ा मन कहे तो। और ये हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब कल हम लोग न्यूक्लियस को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो कल हम लोग की स्टडी न्यूक्लियस होगी, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, हम लोग सारे सेल ऑर्गेनेल्स को ख़त्म करके ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। देन हम उसके बाद कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।